हेलो गाइस। सो आज के सेशन में मैं आपके साथ कंसोलिडेशन का मास्टर क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं जो आईसीआई ने आरटीपी ऑफ नवंबर 23 में पूछा था। इस क्वेश्चन में जितना एडजस्टमेंट्स आप सोच सकते हो, फालतू का या अच्छा या काम का, सब कुछ डाल दिया है इसमें, सब कुछ डाल दिया है इसमें। ओके, सो ये क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। इसमें जो भी चीज दिया हुआ है इन डिटेल मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। व्हाट आई वांट इज आप पहले इसको एक बार मेरे साथ देखना, उसके बाद खुद से एक बार इसको सॉल्व करना। सर लेकिन कॉन्सोर्टेशन में इतने सारे एडजस्टमेंट्स है, समझ में नहीं आता है। तो मैं क्या करने वाला हूं, विद इन 1 to 2 डेज मैं आपके लिए एक वीडियो डालूंगा ऑफ अराउंड 30 मिनट्स 110 का, जिस इंडिया से 110 का, जिसमें जितने भी एडजस्टमेंट्स है ना उसको फास्ट ट्रैक मोड में 30 मिनट्स रिवीजन जो होता है ना मेरा, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट्स को, जितने भी एडजस्टमेंट्स है सारे एडजस्टमेंट्स को मैं उसमें रिवाइज करा दूंगा। ओके, तो आपका सारा एडजस्टमेंट्स उससे भी कवर हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना, आपका पूरा कॉन्सोलिडेशन ग्रिप में आ जाएगा। ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ आरटीपी नवंबर 2023। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं एक क्वेश्चन दैट इज ईश्वर विनायक लिमिटेड। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कंसोलिडेशन। ये जो क्वेश्चन है आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन का है क्या? नहीं, ये आपका क्वेश्चन है कंसोलिडेशन का। एक बार पेज नंबर बता दो क्योंकि हम लोग के पास जो क्वेश्चंस है वो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से आ रहे हैं। सो आई वांट कि आपके पास पेज नंबर रहेगा तो आप सॉर्टेड होगा, आप ये नहीं ढूंढते फिरोगे कि ये क्वेश्चन किसका है। वैसे तो ये क्वेश्चन कंसोलिडेशन के फाइल में ही है तो आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन है कंसोलिडेशन के फाइल में ही है, बट फिर भी पेज नंबर बता दो मेरे को तो ठीक रहेगा। पेज नंबर पता रहेगा तो सबको ठीक रहेगा। मॉड्यूल 2 कंसोलिडेशन, क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा 733, पेज 733। चलो इस क्वेश्चन को अब डिस्कस किया जाए। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का, तो ध्यान से सुनना और समझने का कोशिश करना। इस क्वेश्चन में मैं आपसे कुछ वो एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप मेरे को जवाब दो, जितना आता होगा वो जवाब देना। मोर ऑफ इस क्वेश्चन में आपका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए कि आपको सीखना है, आपको सीखना है। इस क्वेश्चन को मैं सिखाने के लिए ले रहा हूं, कुछ कुछ नई चीजें भी सिखाऊंगा इस क्वेश्चन में मैं आपको। ओके, सो सुनना और समझने की कोशिश करना। ईश्वर लिमिटेड होल्ड्स इन्वेस्टमेंट इन विनायक लिमिटेड द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ टू एंटिटीज कब का दिया है, डेट क्या है? 31 मार्च 20x4 का डेट है। तो ये आपका बैलेंस शीट है 31 मार्च 20x4 का। बैलेंस शीट में क्या क्या है देख लो तो, नॉन करेंट असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट्स, फिर करेंट असेट्स में आपका आ गया इन्वेंटरी ट्रेड रिसीवेबल्स कैश, फिर आ गया आपका इक्विटी कैपिटल रिटेन अर्निंग्स अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी, फिर आ गया आपका प्रोविजंस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डेफर्ड टैक्स, फिर आ गया आपका ट्रेड एंड अदर पेपर्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अब जरा सा एडजस्टमेंट्स पे आया है, एडजस्टमेंट्स पे आया जाए। ये क्वेश्चन आपका आरटीपी का क्वेश्चन है जहां तक मुझे याद है। यस, ये आरटीपी नवंबर 2023 का क्वेश्चन है। तो यू नेवर नो, हो सकता है मई 25 में ये क्वेश्चन आ जाए। और बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? ए लिमिटेड ईश्वर लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन विनायक लिमिटेड, ईश्वर लिमिटेड्स इन्वेस्टमेंट इन विनायक लिमिटेड। तो पेरेंट कौन है? ईश्वर है, सब्सिडरी कौन है? विनायक है। ऑन 1 अप्रैल 20x1 ईश्वर लिमिटेड, तो ये क्या हो गया आपका डेट ऑफ एक्विजिशन, ये क्या हो गया आपका डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल 2001। लिख दो यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन। ओके, फिर क्या बोल रहा है? ईश्वर अक्वायर्ड हाउ मेनी शेयर्स, ईश्वर अक्वायर्ड हाउ मेनी शेयर्स 400 million shares in Vinayak by means of share exchange of 1 share in Ishwar for every 2 shares acquired in Vinayak. The market value of 1 share of Ishwar Limited was 7. Ishwar Limited appointed a professional firm for conducting a due diligence
of acquisition of the Vinayak Limited. The cost of such due diligence, the cost of which is 15 million. Iswar Limited included these acquisition costs in the carrying amount of investment in the Vinayak Limited. Okay, there has been no change in the carrying amount of the investment in Iswar Limited's own balance sheet since April 20x1. Chalo, considering the data till here, can you please calculate the value of investments? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बताओ. इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू बताओ. चलो फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू क्या होगा. चलो मैं भी कैलकुलेट करता हूँ, आप भी कैलकुलेट करो. 1/2. बोलो गाइस. $1,400. Working note number 1. Valuation of investments. Fair value of share exchange. Okay, now note. Acquisition costs capitalized to investments. Therefore, रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा. बोलो क्लियर. क्लियर एवरीवन. क्लियर एवरीवन. वर्किंग नोट नंबर 1 क्लियर एवरीवन. चलो आगे चल रहे हैं. फिर क्या बोल रहा है. ऑन 1st April 20x1. On 1st April 20x1, the individual financial statement of Vinayak Limited showed the following balances. क्या रिटेन अर्निंग और अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी. ओके, तो हमें क्या बनाना होगा. वर्किंग नोट नंबर 2. एड पेज. वर्किंग नोट नंबर 2. क्या आईना ऑफ विनायक लिमिटेड. डेट ऑफ एक्विजिशन, पोस्ट और रिपोर्टिंग डेट. सो डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है आपका. 1st April x1. रिपोर्टिंग डेट क्या है. 31st March x4, राइट. 31st March x4. ओके नाउ, तो इक्विटी शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग्स अदर रिजर्व्स. चलो बताओ क्या क्या है इसका. 5 लाख फिगर लैक्स में. ओके 5 लाख, 10 लाख 50,000 और 50,000. 5 लाख
10,50,000 और 50,000। तो ये हो गया आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में दे रहा है कि आपका रिटेन अर्निंग 750 मिलियन और 25 मिलियन है। फिगर एब्सोल्यूट फिगर्स में ना, थाउजेंड्स में, ओके, थाउजेंड्स में है। तो ओके, रिटेन अर्निंग कितना है? 750,000। और ये हो गया 25,000। तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो इसको मान लेंगे ये सेम ही रह गया, ये सेम ही रह गया होगा। तो ये हो गया पोस्ट में कुछ नहीं। यहाँ पे कितना हो गया? 10,50,000 माइनस 7,50,000 इज इक्वल टू 3,00,000। और ये कितना हो गया? 25,000। आगे पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। द डायरेक्टर्स ऑफ ईश्वर लिमिटेड कैरिड आउट फेयर वैल्यू एक्सरसाइज। ओके, फेयर वैल्यू एक्सरसाइज। तो फेयर वैल्यू एक्सरसाइज करने के पहले मैं यहाँ पे टोटल लगा दो, एक बार टोटल लगा दो और लिख दो कैरिंग अमाउंट ऑफ फंड्स। ये नहीं भी करोगे, ये वाला काम नहीं भी करोगे, कैरिंग अमाउंट लिखने वाला काम तो भी चलेगा, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इजी अंडरस्टैंडिंग मैं कर दे रहा हूँ। 5,00,000 प्लस 7,50,000 प्लस 25,000 12,75,000, 3,25,000। अब आ जाएगा आपका फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पढ़ो तो, वन बाय वन पढ़ दो। बुक आपके पास है, आपके बुक है, मैं भी बुक से पढ़ रहा हूं, अभी बुक से पढ़ना। The directors of Iswar Limited carried out fair value exercise to measure the identifiable assets and liabilities of Vinayak at 1st April 20x1. Okay. Now the following matters emerged. क्या क्या मैटर इमर्ज हुआ देखो तो। प्रॉपर्टी हैविंग अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 800 मिलियन। ओके, नाउ द लैंड कॉम्पोनेंट जितना और बिल्डिंग कॉम्पोनेंट इतना है। तो लैंड और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग, बताओ लैंड का फेयर वैल्यू कितना है? लैंड का फेयर वैल्यू कितना है? 400। बिल्डिंग का फेयर वैल्यू कितना है? 500, 600। लैंड का कैरिंग अमाउंट कितना है? 350, 350। बिल्डिंग का कैरिंग अमाउंट कितना है? 450। ऐड करो 50 और इसको फिगर्स को थाउजेंड्स में रखना है, ये तो मिलियंस में, तो 50,000 हो गया और ये 150,000 हो गया। बोलो क्लियर? ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? प्लांट एंड इक्विपमेंट having a carrying amount of 600 million had an estimate fair value of 700 million। तो प्लांट का लिखो 100 मिलियन एक्स्ट्रा, तो 100,000। ओके, नाउ फिर क्या बोल रहा है? अब इसका कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है? क्या बोल रहा है? On 1st April 2001, the notes for accounts of financial statements of Vinayak disclosed contingent liability. On 1st April 2001, the fair value of this contingent liability was reliably measured at 30 million. Okay, the contingency was resolved and there were no payments required. Okay, now, so पहले यहाँ पे लिखो 30,000 का आपने फेयर वैल्यूएशन किया, 30,000 का फेवर इसमें किया। अब क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द ईयर, क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। बोल रहा है कि डेट ऑफ एक्विजिशन पे आपका कंटिंजेंट लायबिलिटी था, तो आप डेट ऑफ एक्विजिशन पे फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दिए उसको। बोला सब्सिक्वेंटली क्या हुआ? इन द पोस्ट पीरियड कंटिंजेंसी रिजॉल्व हो गया और कोई भी पेमेंट करने का नहीं हुआ, कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे? लायबिलिटी को पूरा हटा देंगे, लायबिलिटी को पूरा हटा देंगे, लायबिलिटी को पूरा हटा देंगे, और लायबिलिटी को जो पूरा हटाएंगे तो ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी पूरा रिवर्स हो जाएगा। तो यहां पे 30,000 एड बैक हो जाएगा। राइट? राइट, बोलो क्लियर, यस और नो? चलो अब हम लोग ला रहे हैं एक्सेस डेप्रिसिएशन। एक्सेस डेप्रिसिएशन ऑन लैंड, एक्सेस डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, एक्सेस डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। मेरा क्वेश्चन है, क्या लैंड पे डेप्रिसिएशन लगेगा? क्या लैंड पे डेप्रिसिएशन लगेगा? क्या लैंड पे डेप्रिसिएशन लगेगा? क्या नहीं लगेगा, राइट? तो बिल्डिंग पे लगेगा? हाँ जी हाँ लगेगा। प्लांट पे लगेगा? जी हाँ लगेगा। प्लांट पे भी लगेगा। बोलो क्लियर है क्या? यहां तक क्वेश्चन क्लियर है क्या? कम ऑन गाइस टेल मी। चलो
ये वाला फिगर्स हटा देता हूँ उसको मैं, इट अननेसेसरी टेकिंग माय स्पेस। अब बिल्डिंग पे कितना का एक्सेस डिप्रेशन लगा मुझे ये बताओ। आपने कितना का फेवरेशन किया है? 1,50,000। रिमेनिंग लाइफ कितना है? रिमेनिंग लाइफ क्या है बिल्डिंग का? 30 ईयर्स। मल्टीप्लाइड बाय कितना साल? फ्रॉम 1 अप्रैल X1 से X4, 2, 3, 4, 3 साल। नाउ सिमिलरली प्लांट का कितना है? 100,000 डिवाइड बाय कितना साल? 4 साल। कितना साल बीत गया? 3 साल। तो बताओ कितना हो जाएगा? 1,50,000 डिवाइड बाय 30, 1,50,000 डिवाइड बाय 30 इंटू 3 इज 15,000। ना 1,04,000, सॉरी 1,00,000 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 इज 75, 70,000, 75,000 माइनस। बोलो, क्या हमने सारा एडजस्टमेंट्स कर दिया? क्या हमने सारा एडजस्टमेंट? लैंड का फेयर वैल्यू चेंजेस क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे अरुणा? लैंड का फेयर वैल्यू चेंजेस क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे बताओ? लैंड का फेयर वैल्यू चेंज क्यों नहीं रिकॉर्ड करें? लैंड बीइंग अ पीपीई, प्रॉपर्टी बोला है ना यहाँ पे, राइट? लैंड बीइंग अ प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का फेयर वैल्यू चेंज तो रिकॉर्ड करते हैं ना हम लोग। हु टोल्ड के नहीं करते हैं? डेप्रिसिएट नहीं करते हैं, डेप्रिसिएट नहीं करते हैं। तो मैंने डेप्रिसिएट तो नहीं किया, देखो मैंने डेप्रिसिएट नहीं किया है लैंड पे, लैंड को डेप्रिसिएट नहीं किया, राइट? लैंड को डेप्रिसिएट नहीं किया मैंने, बट फेयर वैल्यू तो आएगा ना अरुणा। ओके, चलो आगे चल रहा हूं। तो ये हो गया। अब आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स हैव नॉट बीन रिफ्लेक्टेड इन द इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ विनायक। इन द कॉन्सोल एफएस द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स, बोला है तो कॉन्सोल एफएस में इन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स को हम लोग टेम्पररी डिफरेंस मानते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग डेफर्ड टैक्स। द रेट्स ऑफ डेफर्ड टैक्स टू अप्लाई टू दिस टेम्पररी डिफरेंस इज 20%। तो बताओ आपको निकालना है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, बताओ क्या आ रहा है? फेयर वैल्यू गेन आ रहा है, लॉस आ रहा है? फेयर वैल्यू गेन आ रहा है। कितना गेन आ रहा है बताओ? फेयर वैल्यू गेन आ रहा है, कितना गेन आ रहा है? 150 प्लस 150, 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख में 30,000, 270,000, राइट? तो इस पर आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितना बनेगा? बना दो यहाँ पे, रेड पेन से लिखो, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। कितना कितना अमाउंट हो गया? 3 लाख में 270,000, 270,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना रेट? 20%। तो कितना हो गया? 54,000। 54,000 का DTL बन गया। 54,000 का DTL बन गया। नाउ अब सिमिलरली यहाँ पे जो पोस्ट में हुआ एक्सेस डेप्रिसिएशन, एक्सेस डेप्रिसिएशन है आपका, राइट? कितना का एक्सेस डेप्रिसिएशन बताओ तो? 75,000 प्लस 15,000, ओके। और ये वाला कंटिजेंट लायबिलिटी का रिवर्सल -30,000, दैट इज 60,000 का आपका इस पे क्या बनेगा? ये लॉस है, ये आपका ये लॉस है, ये लॉस है। तो इस पे क्या बनेगा? डेफर्ड टैक्स असेट एट पेज। डेफर्ड टैक्स कितना? 90 माइनस 30, 60,000 इज 12,000। तो आपका डेफर टैक्स भी हो गया। चलो ये पॉइंट हो गया। फिर लास्ट में क्या बोला? इंपेयरमेंट रिव्यू ऑफ गुडविल ऑन द एक्विजिशन ऑफ विनायक। तो गुडविल का इंपेयरमेंट इसमें आएगा क्या? नहीं। फिर लास्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है? प्रोविजन। प्रोविजन किसका है? ईश्वर का है, तो वो इसमें आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये खत्म, मेरा आईना खत्म हो गया, आईना कंप्लीट हो गया। तो चलो टोटल करो तो कितना आ रहा है? आईना का टोटल करो कितना आ रहा है? 12,75,000 प्लस 50,000 प्लस 150,000 प्लस 100,000 माइनस 30,000
minus 54,000 is 14,91,000. इसका करो कितना आ रहा है? 30,000 minus 15,000 minus 70, okay sorry, 3,25,000 plus 30,000 minus 15,000 minus 75,000 plus 12,000, 277,000. तो इसको लेके जाएगा पेरेंट और एनसीआई इन द रेशियो ऑफ देयर होल्डिंग. होल्डिंग क्या है? 400 शेयर्स था विनायक का मेरे पास. टोटल शेयर्स कितना है विनायक के पास? 500 शेयर्स, राइट. 400 मिलियन, 500 मिलियन, राइट. तो 80% हो गया. 80% और 20% कितना हो गया? 277,000 इंटू 0.8 इज 221,600 और 277,000 इंटू 0.2 इज 55,400. टेल में क्लियर यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक सबको? क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे. इट इज वर्किंग नोट नंबर 3. DTA कैसे समझो? ये आपका फेयर वैल्यू का गेन था. सॉरी, ये आपका फेयर वैल्यू का गेन था. बोलो हाँ. ये आपका फेयर वैल्यू गेन था. तो गेन पे हमने DTL बनाया. गेन पे हमने DTL बनाया. बोलो हाँ या ना? नाउ ये आपका क्या है? ये लॉस है. ये लॉस है. एक्सपेंस है ना? ये एक्सपेंस है. ये एक्सपेंस है. क्या इस एक्सपेंस को हमने टैक्स के बुक्स में कंसीडर किया है? ये एक्सपेंस एक्सेस डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग हमने अकाउंट्स बुक्स में रिकॉर्ड किया. क्या हमने टैक्स बुक्स में रिकॉर्ड किया? नहीं. फ्यूचर में रिकॉर्ड करेंगे. फ्यूचर में रिकॉर्ड करेंगे. फ्यूचर में रिकॉर्ड करेंगे मतलब फ्यूचर में टैक्स का डिडक्शन मिलेगा मेरे को. मतलब डिडक्टिबल टेम्पोररी डिफरेंस, मतलब डेफर टैक्स असेट, मतलब डेफर टैक्स असेट बन गया यहाँ पे. क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? चलो, गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेस. आपका इन्वेस्टमेंट्स या परचेस कंसिडरेशन कितना है? 1400. ये मिलियन में है ना? ये मिलियन में आ गया. इसको थाउजेंड्स में कर दो ना. थाउजेंड्स में करोगे तो ये करना पड़ेगा. ओके, इसको थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर दो. 14 लाख प्लस NCI on date of acquisition minus fair value of identifiable net assets on date of acquisition is 14,91,000. comes what is the value of NCI? क्वेश्चन दे रहा है क्या NCI का वैल्यू? क्वेश्चन ने बताया है क्या NCI के बारे में कहीं पे? NCI किस पे है? प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड पे है? फेयर वैल्यू मेथड पे है? क्वेश्चन ने कुछ बोला है क्या? देखो ना, कुछ बोल रहा है क्या? नहीं बोला है, राइट. तो हम लोग क्या मानेंगे? अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो क्या मानेंगे? NCI प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड पे है. तो प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड पे इसका इसी का 20% ले लो. 14,91,000 का 20% कितना हो गया? 2,982. तो आपका गुडविल कितना हो गया? प्लस 14 लाख माइनस 14,91,000 इज 207200. ये गुडविल कब आया? बोलो क्लियर? बोलो क्लियर है क्या?
और ना आपको लैंड फेयर वैल्यू चेंजेस में क्वेरी क्यों आ रहा है, समझो बात को ना। लैंड फेयर वैल्यू चेंजेस सिर्फ बिजनेस कॉम्बिनेशन में क्यों रिकॉर्ड होगा? नॉर्मल इन डे 16 में अगर आपके पास कोई लैंड है तो उसके फेयर वैल्यू को चेंज आप रिकॉर्ड नहीं करते हो? बताओ। अगर इन डे 16 में हमारे पास कोई लैंड है तो उसको हम लोग फेयर वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे उस पर? बताओ। बोलो। करेंगे ना? हाँ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली बोल रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं बोल रहा है ना, तो हम लोग क्या मान रहे हैं, पीपी है। और अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी है तो भी बिजनेस कॉम्बिनेशन में तो होगा ही होगा। बिजनेस कॉम्बिनेशन में तो होगा ही होगा फेयर वैल्यू पे। ओके, इवन दो इट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या पीई है, कुछ भी हो, यहां पे तो होगा ही होगा। 207200 गुडविल ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन आ गया ये वाला। क्लियर एवरीवन? चलो अब आगे क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, अब मेरे को क्वेश्चन आपको दिखा के पढ़ना होगा साथ साथ में। चलो, हमने ये वाला पैराग्राफ पूरा कंप्लीट कर लिया, हमने ये वाला पैराग्राफ पूरा कंप्लीट कर लिया, हमने ये वाला पैराग्राफ भी पूरा कंप्लीट कर लिया, हमने ये पैराग्राफ भी पूरा कंप्लीट कर लिया। अब आ जाओ लास्ट, ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। यही तो नया पढ़ाना है मुझे, बस यही नया पढ़ाना है इसमें। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। No impairment of goodwill on acquisition of Vinayak was evident when the reviews were carried out on 31st March 20x2 and 20x3. But on 20x4, the directors of Iswar Limited carried out a further review and conducted that the recoverable amount of the net assets of Vinayak at that date was 2000 million. Vinayak Limited is regarded as a single cash generating unit for the purpose of measuring goodwill impairment. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बोला 31st March 2004 में डायरेक्टर्स ऑफ विनायक कैरिड आउट अ फर्दर रिव्यू ऑफ द नेट असेट्स। उन्होंने नेट असेट्स का एक फर्दर रिव्यू किया। उन्होंने रिव्यू किया और रिव्यू पे क्या पता चला कि मेरे पूरे नेट असेट्स का रिकवरेबल अमाउंट कितना है, 2000 मिलियन है। 2000 मिलियन मेरे नेट असेट्स का रिकवरेबल अमाउंट है। ओके, अब बोल रहा है पूरा कंपनी ही एक कैश जनरेटिंग यूनिट है, पूरा कंपनी ही कैश जनरेटिंग यूनिट है। तो बताओ मेरा गुडविल का इंपेयरमेंट का नुकसान क्या हुआ है, मेरा गुडविल का इंपेयरमेंट का नुकसान क्या हुआ, बताओ मुझे। कम ऑन गाइस टेल मी, व्हाट इज द इंपेयरमेंट लॉस, व्हाट इज द इंपेयरमेंट लॉस? अब ये मुझे पढ़ाना होगा आपको कैसे। तो इसमें मैं एक बार जा रहा हूं, एक बार मैं जा रहा हूं एक कॉन्सेप्ट पे। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल। इसको मैं सिर्फ इतना सा टच करूंगा। ओके, फिर मैं आऊंगा इस पे, तो एक मिनट रुक जाओ। मुझे इसके लिए आपको लेके जाना होगा यहाँ पे। कहाँ गया? एक मिनट रुक जाओ। आई वॉन्ट टू शो समथिंग टू यू। देखो, ये कैलकुलेशन देखो आप लोग एक बार, ये कैलकुलेशन देखो आप लोग एक बार। अब मुझे करना क्या है, इसको कैसे इस कैलकुलेशन को समझेंगे हम लोग, मुझे बताओ। रिकवर इंपेयरमेंट लॉस निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए, क्या क्या पहले बताओ, चलो इसको हटाओ। इंपेयरमेंट लॉस निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए, बताओ क्या क्या। इंपेयरमेंट लॉस निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए, बताओ क्या क्या। कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट। क्लियर एवरीवन? ओके, यहां पे क्या चाहिए हमें, यहां पे क्या चाहिए, यहां पे विनायक पूरे कंपनी का कैरिंग अमाउंट, विनायक पूरे कंपनी का रिकवरेबल अमाउंट। विनायक पूरे कंपनी का रिकवरेबल अमाउंट 2000 मिलियन दिया हुआ है, बट विनायक एज ए कंपनी का कैरिंग अमाउंट क्या होगा किस डेट पे, 31st March 20x4, बताओ कितना होगा। कम ऑन गाइस टेल मी, विनायक पूरे कंपनी का कैरिंग अमाउंट कितना होगा ऑन 31st March 20x4, टेल मी। पूरे कंपनी का कैरिंग अमाउंट क्या होगा वो बताओ मुझे। कम ऑन टेल मी, आपके पास डेटा दिया हुआ है, आपके पास डेटा है, आपके पास डेटा है बच्चों। आई एम वेटिंग फॉर यू। मुझे बताओ विनायक पूरे कंपनी का रिकवरेबल अमाउंट क्या होगा, आई एम वेटिंग फॉर यू।
शंकर का आंसर आया है 2615। आर्या का आंसर आया है 2072। कैसे आया 2072? चलो देखें। कैन एनीवन गिव मी ब्रेकअप? कैन एनीवन गिव मी ब्रेकअप? आशीष का आया है 1768000। ब्रेकअप दो, मुझे ब्रेकअप दो। ऐसे कैसे समझ में आएगा? कैसे, कहां से आया आपका आंसर? ये में से कहां से समझ में आएगा? आपने ब्रेकअप दो इस चीज का। नेट एसेट्स का वैल्यू कैसे आया आपको, मुझे वो बताओ। मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूं। गिवन है 7600। कहां दिया हुआ है? कहां दिया हुआ है? कैरिंग अमाउंट कहां दिया हुआ है? कैरिंग अमाउंट तो नहीं दिया हुआ है। समझो बात को, कैसे आया कैरिंग अमाउंट? कहां गया? देखो, ऐसे आया कैरिंग अमाउंट। आपका फेयर वैल्यू इतना है, ऑन वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन इतना है, चेंज इतना हुआ, तो दोनों को ऐड करो तो कितना आ रहा है? एक बार दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? 1768,000। राइट? वेरी वेरी गुड आशीष, वेरी गुड आशीष। अब यहां पे कैसे निकालोगे, समझो बात को। आई विल रिक्वेस्ट योर 100% पार्टिसिपेशन इन द क्लास नाउ। आई विल रिक्वेस्ट योर 100% पार्टिसिपेशन इन द क्लास नाउ। इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल। इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल क्या हो रहा है? देखो, इम्पेयरमेंट के लिए हमें चाहिए कैरिंग अमाउंट वर्सेस रिकवरेबल अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट है कितना? 1768000। ओके, नाउ उसके बाद रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 2000 मिलियंस। सब थाउजेंड्स में ले आया हमने, थाउजेंड्स में ले आया हमने। ओके, नाउ अब एक बात बताओ, प्लस यहां पे गुडविल भी तो है। गुडविल कितना आया? 207200। ये दोनों फिगर्स को देखो और मुझे बताओ, इस फिगर्स में कुछ इनकंसिस्टेंसी लग रहा है क्या? इन फिगर्स में कुछ इनकंसिस्टेंसी लग रहा है क्या? क्या इनकंसिस्टेंसी? समझो बात को। आपका असेट्स का जो कैरिंग अमाउंट है ये 100% पे है। 100% जितने भी असेट्स है सबका कैरिंग अमाउंट है। ये जो रिकवरेबल अमाउंट है ये भी 100% पूरे एंटिटी का है। लेकिन ये जो गुडविल है, ये गुडविल जो है ये तो सिर्फ और सिर्फ 80% का हुआ, पेरेंट ओनली का। ये तो सिर्फ पेरेंट का हुआ, क्योंकि हमारा एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड पे था। क्योंकि हमारा एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड पे था। आर दे कंपेरेबल? टेल मी नाउ, आर दे कंपेरेबल? ये 100 है, ये 80 ही है और ये 100 है। क्या ये कंपेरेबल है? क्या ये कंपेरेबल है? नो, दे आर नॉट कंपेरेबल, दे आर नॉट कंपेरेबल। तो मुझे इसे कंपेरेबल बनाना पड़ेगा, मुझे इसे कंपेरेबल बनाना पड़ेगा। नाउ हाउ विल आई मेक इट कंपेरेबल? सो मैं यहां पे ऐड करूंगा नोशनल गुडविल। नोशनल गुडविल, और ये नोशनल गुडविल कैसे निकलेगा? मैं बोलूंगा 2072 2072 00। ये 80% के लिए है, तो 20% के लिए कितना होगा? अगर ये 80 के लिए है तो 20 के लिए कितना होगा? मैं ये मल्टीप्लाई करूंगा। रुक जाओ। तो 20% के लिए कितना होगा, मुझे ये चाहिए होगा। बताओ कितना आ रहा है फिगर? 207200 डिवाइड बाय 0.8 इंटू 0.2 इज 51800। 51800।
ये हो गया रिमेनिंग 20% का गुडविल, ये हो गया रिमेनिंग 20% गुडविल. नाउ आर दे कंपेरेबल, नाउ आर दे कंपेरेबल, यस दे आर कंपेरेबल नाउ, यस दे आर कंपेरेबल नाउ. सो नाउ आई विल से कि मेरा असेट का कैरिंग अमाउंट, मेरे असेट का, मेरे इस एंटिटी का कैरिंग अमाउंट कितना हो गया बताओ मुझे. 1768,000 प्लस 207200 प्लस 51800, दैट इज 2027,000. और इसका मेरा रिकवरेबल अमाउंट हो गया इतना. तो मेरा इंपेयरमेंट का नुकसान कितना हो गया बताओ तो. देयरफॉर इंपेयरमेंट का नुकसान कितना हो गया बताओ तो. मेरा इंपेयरमेंट का नुकसान कितना हो गया बताओ. 27,000. मेरे इंपेयरमेंट का नुकसान कितना हो गया 27,000. राइट नाउ ये 27,000 कहां जाएगा, ये 27,000 कहां जाएगा, ये जाएगा आपका पेरेंट में और एनसीआई में दोनों में. ये जाएगा पेरेंट में और एनसीआई में दोनों में. पेरेंट में कितना और एनसीआई में कितना, इन द रेशियो ऑफ देयर होल्डिंग. कितना होल्डिंग है 80-20. तो 27,000 इंटू 0.8 इज 21,600. ओके. एंड एनसीआई में कितना जाएगा 20%, तो कितना हो जाएगा 5,400. नाउ अब मुझे ये बात बताओ, क्या हमने एनसीआई का जो गुडविल था, क्या हमने एनसीआई का जो गुडविल था वो रिकॉग्नाइज किया था, क्या हमने इसे रिकॉग्नाइज किया था. नहीं, नहीं. तो क्या जो एनसीआई, क्या जो गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस आएगा, क्या जो गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस आएगा, एनसीआई का शेयर, क्या हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, क्या हम लोग इसको रिकॉग्नाइज करेंगे. आंसर इज नहीं. अगर इसका गुडविल ही नहीं रिकॉग्नाइज हुआ तो इसका इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज होगा क्या. नहीं. तो इसको भी हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. तो रिकॉग्नाइज होगा क्या, रिकॉग्नाइज होगा क्या, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का शेयर रिकॉग्नाइज होगा, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का शेयर रिकॉग्नाइज होगा. और इसका एंट्री क्या बन जाएगा, इसका एंट्री बन जाएगा आपका कॉन्सोल आरई अकाउंट डेबिट टू गुडविल 21,600, 21,600, 21,600. बोलो क्लियर. इज दिस कैलकुलेशन क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो एक बात बताओ, अगर हमें एनसीआई का गुडविल, अगर हमें एनसीआई पे इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज करना ही नहीं था तो हमने इतना तामझाम क्यों किया यहां पे, हमने ये इतना ज्यादा यहां पे ये नाटक क्यों किया, ये नोशनल गुडविल निकाला, एनसीआई का गुडविल निकाला, ये क्यों. बिकॉज अगर ये नहीं निकालते तो हम लोग इंपेयरमेंट का लॉस ही नहीं निकाल पाते. अगर ये नहीं निकालते तो हम लोग इंपेयरमेंट का लॉस निकाल ही नहीं पाते. ओके. सो टू मेक दीज टू कंपेरेबल, टू मेक दीज टू कंपेरेबल, मेक दीज टू, मेक, सॉरी नॉट दिस, मेक दीज टू कंपेरेबल, to make these two comparable we have to add the notional goodwill, we have to add the notional goodwill. bolo is that clear everyone, is that clear everyone, come on guys tell me. Any calculation mistakes anyone. चलो बढ़िया. मैं इस टॉपिक पे लौट के आऊंगा. मुझे गुडविल का इंपेयरमेंट मैंने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा दिया, बट इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, स्पेसिफिकली गुडविल इंपेयरमेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं. याद है क्या मैंने इंड एस 36 में बोला था गुडविल का इंपेयरमेंट मैं आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोर्टियम में पढ़ाऊंगा, राइट. तो उसके कुछ क्वेश्चंस थे इंड एस 36 में, वो मैंने नहीं कराए थे, वो मुझे कराने हैं, राइट. देखो कौन से क्वेश्चन देखना है, कौन से क्वेश्चन, देखो देखो दिखाता हूँ, रुको. देखो इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल का क्वेश्चन, कितने सारे क्वेश्चन है हमारे पास, देखो तो. कॉन्सेप्ट यही वाला है क्या, देखो तो. कॉन्सेप्ट यही वाला है क्या. व्हेन एंटिटी एक्वायर्स
less than 100% of a business, goodwill could be one of the following: NCI fair value method, NCI proportionate share method। बोला अगर आपका NCI प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड पे है तो जो कैरिंग अमाउंट ऑफ सब्सिडरी एंड रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सब्सिडरी, ओके, तो आपको जो नेट एसेट्स होता है वो तो 100% है, लेकिन गुडविल सिर्फ पेरेंट का शेयर था, तो ये कंपेरेबल नहीं होता है। सो टू मेक देम कंपेरेबल वी हैव टू ग्रॉस अप द गुडविल टू मेक इट 100%। ग्रॉस अप कैसे करोगे? रिकॉग्नाइज गुडविल दैट इज आपका जो रिकॉग्नाइज किया 207,200 डिवाइड बाय 80% इंटू 20%। नाउ कंपेयर द कैरिंग अमाउंट विद द रिकवरेबल अमाउंट सब्सिडरी और कैलकुलेट करो इंपेयरमेंट लॉस कितना आ रहा है। जो इंपेयरमेंट लॉस आया उसको गुडविल पे एलोकेट करो। गुडविल पे जो एलोकेट हुआ देखो, उसका पेरेंट का शेयर को पेरेंट में डालो, एनसीआई का शेयर को एनसीआई में डालो। लेकिन क्या एनसीआई का शेयर रिकॉग्नाइज होगा? नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका गुडविल रिकॉग्नाइज नहीं होता, तो गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस कैसे रिकॉग्नाइज होगा? नोशनल गुडविल तो बस कैलकुलेशन के लिए यूज किया गया था। तो देखो ये लाइन पढ़ो क्या बोल रहा है। The whole concept of grossing up of goodwill, that is notional goodwill, is to calculate the correct amount of impairment loss by making carrying amount and recoverable amount comparable. Okay, since goodwill for NCI portion, when NCI is a proportionate share method, that is notional goodwill, is not recognized in the financial statements. Hence, any impairment loss on such notional goodwill is also not recognized in the financial statements. आई बिलीव आपको क्लियर हो गया। तो इस पे पर्टेनिंग मेरे पास क्वेश्चन कितने सारे देखो, तो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। ये 6 क्वेश्चन है जो गुडविल इंपेयरमेंट के पर्टेनिंग है, जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं, मैं कराऊंगा आपको। लेकिन अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, अब आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व करना। बट मैं डिस्कस सारे 6 क्वेश्चन को डिस्कस जरूर करूंगा, लेकिन एक बार आप होमवर्क में ट्राई करना सॉल्व करने का। ओके, चलो आ जाओ वापस से कंसोलिडेशन में। तो हमने ये वाला भी काम कर लिया। आ जाओ क्वेश्चन में हमने देखो ये पैराग्राफ डील हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हमारा इंपेयरमेंट रिव्यू वाला पैराग्राफ भी डील हो गया। अब बच रहा है लास्ट पैराग्राफ प्रोविजंस का। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोलना क्या चाह रहा है, आ जाओ इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ऑन 1 अप्रैल 2023 ईश्वर लिमिटेड completed the construction of a non-current asset with an estimated useful life of 20 years. The cost of construction was recognized in property, plant and equipment and depreciated appropriately. Iswar Limited has a legal obligation to restore the site on which the non-current asset is located on 31st March 2x43. The estimated cost of the restoration work is rupees 125 million. Directors of Iswar Limited has made a provision of 6.25 million, that is 125 by 20 ईयर्स लाइफ से डिवाइड कर दिया। बोला पर ईयर इतना सारा प्रोविजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको। बताओ क्या ये सही है? क्या ये सही ट्रीटमेंट किया है? क्या ये ट्रीटमेंट सही है? क्या ये ट्रीटमेंट सही है? कम ऑन गाइस टेल मी, क्या ये ट्रीटमेंट सही है? नहीं ना। हम लोग क्या करते हैं, अगर रिस्टोरेशन कॉस्ट इनकर करना है एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, वी कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ परचेजिंग दैट असेट, right? Date of purchasing that asset and capitalize that to the cost of asset. Subsequently we amortize that, subsequently we unwind the provision and record finance cost and depreciate the asset, राइट? तो ये ट्रीटमेंट गलत है, ये ट्रीटमेंट गलत है। तो आ जाओ प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं। लेकिन ये प्रोविजन किसके है, किसके बुक्स का है? ईश्वर पेरेंट का बुक्स का ट्रीटमेंट हो रहा है, ये पेरेंट का बुक्स का ट्रीटमेंट। ओके, नो आ जाओ वर्किंग नोट नंबर यहां पे लिखो। अच्छा यहां पे हमने लिखा नहीं क्या? लेस गुडविल इंपेयरमेंट 21600। सो गुडविल ऑन रिपोर्टिंग डेट कितना आ गया? क्या आ जाओ प्रोविजंस पे। ये वर्किंग नोट नंबर का 3 था ना, वर्किंग नोट नंबर 4। ऐसा नहीं लग रहा है क्वेश्चन को अननेसेसरी लंबा कर रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है क्वेश्चन को अननेसेसरी लंबा कर रहा है ये लोग? बताओ ना, ऐसा नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन को अननेसेसरी लंबा किया जा रहा है?
राइट। आ जाओ, प्रोविजंस। अब ये प्रोविजंस में क्या आएगा, समझो बात को। हमें ये समझना जरूरी है कि हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन था 1 जनवरी है ना, 1 अप्रैल 20x1 है। ओके। नाउ आपने ये जो मशीन का, जब ये असेट का जो बात हो रहा है ना, ये बात किया है 1 अप्रैल 20x3 में, और आपको पैसा लगेगा कब, 31 मार्च 2x43 में लगेगा। यहाँ पे लग रहा है पैसा। ओके। हम्म। तो अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे लगेगा कितना, 125 मिलियन। तो इसका यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कितना, और हमारा जो बैलेंस शीट बन रहा है वो बन रहा है 31 मार्च 20x4। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। राव, तो बताओ यहाँ प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है 31.2 पैसे। तो यहाँ पे हो जाएगा 125 × 0.312। तो कितना का प्रोविजन बनना चाहिए, 125 मिलियन है ना, तो 125,000 इंटू 0.312, 125,000 इंटू 0.312 इज 39,000 का प्रोविजन बनना चाहिए। नाउ फिर आपका यहाँ पे इस पीरियड में, ओवर दिस पीरियड, ओवर दिस 1 ईयर पीरियड आप क्या करोगे, अनवाइंड करोगे इसको, फाइनेंस कॉस्ट रिकॉर्ड करोगे कितना, 39,000 का मल्टीप्लाइड बाई इंटरेस्ट रेट क्या है, डिस्काउंट रेट क्या है, डिस्काउंट रेट है 6% से, 6% से। सो 39,000 का 0.06 कितना हो गया, 0.06 कितना हो गया, 2340, 2340। और आपका डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड होगा कितना, 39,000 पे डिवाइड बाई 20 ईयर्स, कितना हो गया, 39,000 डिवाइडेड बाई 20 ईयर्स इज 1950, इज 1950। ये दोनों भी रिकॉर्ड होगा। बोलो क्लियर है क्या, क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन। नाउ अब हमें बनाना है कॉन्सोल बैलेंस शीट, लेकिन कॉन्सोल बैलेंस शीट के पहले हमें क्या करना होगा, समराइज करना होगा चीज़ों को। हमने गुडविल निकाल लिया क्या, जी हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे आगे, वर्किंग नोट नंबर 5 कॉन्सोल एनसीआई और कॉन्सोल आरई, वर्किंग नोट नंबर 5 एनसीआई, और वर्किंग नोट नंबर 6 कॉन्सोल आरई। चलो बताओ, व्हाट इज द एनसीआई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, मैंने निकाला होगा ना, 298200, 298200 plus what is the post acquisition profit, what is the post acquisition profit, 55,400। कुछ और आएगा क्या, कुछ और आएगा क्या, नहीं सब चीज आ गया है। चलो डन, क्लोज करो इसको। कितना आ रहा है, 2982 प्लस 55,400 is 353600, 353600। now console आरी, what is the parents आरी, पेरेंट का आरी कितना है, 286500। इसको आरी के बदले अदर इक्विटी लिखो, कॉन्सोल अदर इक्विटी लिख लो। पेरेंट का आरी है 286500, पेरेंट का अदर इक्विटी है, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी है 12,50,000। ओके नाउ फिर पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, माइनस, फिर गुडविल का इम्पेयरमेंट कितना है, ठीक है। फिर प्रोविजन का रिवर्सल करना होगा, तो प्लस प्रोविजन रिवर्सल माइनस फाइनेंस कॉस्ट्स माइनस डेप्रीसिएशन। तो ये सब चीज़ आएगा। आ जाओ, तो पोस्ट एक्विजिशन का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है बता दो मेरे को फटाफट, 221600,
21,600। गुडविल का इम्पेयरमेंट कितना है? 21,600। ओके, प्रोविजन का रिवर्सल कितना है? 6.25 मिलियन था ना, तो 6250। नाउ फाइनेंस कॉस्ट कितना आया? 2340। डेप्रेशन कितना आया? 1950। सो टोटल कितना आया बता दो मुझे फटाफट। 2865,000 प्लस 1,250,000 प्लस 221,600 माइनस 21,600 प्लस 6250 minus 2340 minus 1950, that comes to 431,690। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो, अब मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग बनाओ कॉन्सोल बैलेंस शीट एंड मुझे बताओ फाइनल फिगर्स कितना आ रहे हैं बैलेंस शीट के। कॉन्सोल बैलेंस शीट आप लोग बनाओ एंड मुझे बताओ। मैं नहीं बना रहा हूं कॉन्सोल बैलेंस शीट। कॉन्सोल बैलेंस शीट आप बनाओगे, बट पहले मुझे कंफर्म कर दो यहां तक सब कुछ क्लियर है ना? यहां तक सब कुछ क्लियर है ना? ऐसा नहीं लगा ना कि मैंने समझाया नहीं आपको। बताओ अगर कोई पॉइंट है जहां पे आपको लग रहा है नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ। ये वाला तो इजी है, ये तो इजी है, ये पोस्ट एक्शन पीरियड गुडविल इंप्रूवमेंट आपको पता होगा। प्रोविजन का रिवर्सल, प्रोविजन उन्होंने बनाया था अपने बुक्स में, राइट? तो पीएनएल में पास किया था ना, पीएनएल में रिकॉर्ड किया। देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। डायरेक्टर्स हैव मेड अ प्रोविजन ऑफ 6.25 मिलियन इन द ड्राफ्ट बैलेंस शीट। ये बनाया था, तो ये 6.25 मिलियन जो बनाया इन्होंने, ये तो पर ईयर बनाया, तो डेफिनेटली एंट्री क्या करा होगा? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। हर साल बना रहा है, हर साल बना रहा है, राइट? हर साल बना रहा है, तो ये पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन करा होगा, तो पीएनएल में ये एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा। हमें उस एक्सपेंस को कम करना है। एक्सपेंस को कम करना मतलब प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना मतलब आरई को बढ़ाना है। तो हमने क्या किया, इसको आरई में ऐड कर दिया, आरई में ऐड बैक कर दिया, आरई में ऐड बैक कर दिया। ओके, नाउ अब जो हम लोग सही प्रोविजन बनाए, क्या वो पीएनएल में गया होगा? अब जो हम लोग सही प्रोविजन बनाए, क्या वो पीएनएल में गया होगा? नहीं, वो तो असेट में कैपिटलाइज हो गया, लेकिन उसका अनवाइंडिंग और डेप्रिसिएशन तो पीएनएल में जाएगा। तो हमने अनवाइंडिंग और डेप्रिसिएशन को पीएनएल में रखा यहां पे। ओके, तो ये आ गया मेरा आफ्टर एवरीथिंग, दिस इज वाई कॉन्सोल अदर इक्विटी। ओके, चलो, अब क्वेरी आया है बस शंकर का, प्लीज एक्सप्लेन कैरिंग अमाउंट फॉर गुडविल वंस। कैरिंग अमाउंट फॉर गुडविल ये वाला बोल रहे हो? देखो, समझो समझो शंकर, मेरे असेट्स का वैल्यू कितना है हमें ये देखना है, ठीक है? और उसको कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट के साथ। तो मेरे असेट का पहले आता है, दो चीज होता है सब्सिडरी में, दो चीज आ रहा है, असेट्स और गुडविल। असेट्स और गुडविल, तो असेट्स का वैल्यू क्या है हमने निकाला ना, यहाँ पे देखो हमने निकाला ना, 1491 डेट ऑफ एक्विजिशन पे था, सब्सिक्वेंटली चेंज इतना हुआ, तो मेरा वैल्यू इतना आ गया नेट असेट्स का। ये क्लियर है? ये क्लियर है? ये क्लियर है शंकर? ओके, तो मेरा 1768 यहां पे आ गया ना। जो गुडविल हमने कहां से निकाला था, देखो गुडविल निकाला था ना 207200, तो ये हमारा गुडविल आ गया। लेकिन ये जो गुडविल आया, ये जो गुडविल आया क्या था? एनसीआई आपने प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड पे लिया था। तो मैंने क्या बताया था, जब भी एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड पे होता है, तो जो गुडविल होता है वो पार्शियल होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का होता है। मैंने एग्जांपल लेके समझाया था, आपको याद है क्या? मैंने एग्जांपल लेके समझाया था, याद है क्या? कि गुडविल, अगर आपका गुडविल होता है, अगर आपका एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड पे होता है, जो गुडविल होता है वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का आता है, एनसीआई गुडविल नहीं आता है। एनसीआई का गुडविल नहीं आता है। तो हमने क्या किया, एनसीआई का गुडविल निकाला पहले, उसको यहां पे ऐड किया। नाउ ये पूरा एंटिटी का गुडविल आया, पूरे एंटिटी का नेट एसेट्स, पूरे एंटिटी का गुडविल। अब उसको पूरे एंटिटी का रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर किया, जितना इंपेयरमेंट लॉस आया उसको पेरेंट में और एनसीआई में एलोकेट किया। एक बार एलोकेट कर दिया, उसके बाद बोलने कि एनसीआई का क्या गुडविल रिकॉग्नाइज हुआ था? नहीं, हमने बस नोशनल फॉर कैलकुलेशन पर्पस के लिए लिया था। तो बोला इसको कैलकुलेशन पर्पस तो यहां पे ले लो, लेकिन फिर एनसीआई का इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका गुडविल रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था। पेरेंट का रिकॉग्नाइज होगा, तो पेरेंट में रिकॉग्नाइज कर दिया। तो ये भी हो गया। चलो, गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस मैंने यहां पे माइनस कर दिया, प्रोविजन माइनस प्रोविजन ऐड किया, इसका फाइनेंस कॉस्ट माइनस किया, डिप्रेशन माइनस किया, तो ये आ गया आपका कॉन्सोल आरई और एनसीआई। कम ऑन गाइस, फटाफट एक बार मुझे कंफर्म कर दो सब चीज सही है। और आप कॉन्सोल बैलेंस ही बना दो फटाफट, कॉन्सोल बैलेंस ही बना दो फटाफट, फटाफट फटाफट।
So goodwill in a proportionate share of net assets calculated always be parent share only. Yes, 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 yes. मैंने बताया था आपको ये चीज तो। चलो आ जाओ, बैलेंस शीट बना लेते हैं, बैलेंस शीट बना लेते हैं, एड पेज। ये मैंने आपको बताया हुआ चीज है, फर्स्ट क्लास में ही बताया था मैंने आपको ये वाला बात। फर्स्ट क्लास ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन आई मीन टू से। चलो लिखो, consolidated balance sheet as at 31 March 2004। चलो क्वेश्चन पढ़ते जाता हूँ, फटाफट बनाते जाओ। नॉन करेंट असेट्स कितना है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो इसमें क्या आएगा? 2620,000 प्लस 18,50,000 प्लस कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है क्या पीपीई में? यस है ना, तीन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट था यार। 50,000, 1,50,000, 1,00,000 फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट तो तीन था। 50,000, 1,50,000 प्लस 1,00,000। फिर एक्सेस डेप्रिसिएशन भी था, ठीक है, तो माइनस एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना था? 15,000 और 70,000। ओके चलो पीपी हो गया। फिर आ जाएगा आपका क्या? इन्वेस्ट गुडविल। फिर आ जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट्स। तो गुडविल कितना है? 185,600, वर्किंग नोट नंबर 3। इन्वेस्टमेंट्स में कितना आएगा? 4735, नहीं सॉरी, 2115,000 माइनस 14,00,000 माइनस 15,000। अरे ये 15,000 जो एक्विजिशन कॉस्ट का हमने कॉन्सोलारी से एडजस्ट किया था, इसका एंट्री कहीं पास किया क्या हमने यार? ये जो एक्विजिशन था ये भी तो माइनस करना होगा कॉन्सोलारी से, ये भी तो माइनस करना होगा कॉन्सोलारी से। इसको माइनस करो, हमने किया है क्या माइनस? इसको किया क्या माइनस? नहीं किया ना माइनस, इसको भी करना पड़ेगा, माइनस करो इसको भी। माइनस क्या हो जाएगा? एक्विजिशन कॉस्ट्स 15,000 कितना होता? 4316960 माइनस 15,000 इस 4301960। 4301960। ओके चलो, इन्वेस्टमेंट्स में भी गया 15,000 गया। ट्रेड रिसीवेबल्स, ये तो ट्रेड रिसीवेबल्स तो आपका वो हो जाएगा ना, क्या करंट एसेट्स हो जाएगा राइट? तो आज करंट एसेट्स लिखो। करंट एसेट्स लिखो क्या हो रहा है? पीपी में अभी इनकम्प्लीट आई नो। बताओ तो क्या पीपी में बाकी है अभी?
बताओ तो पीपी में क्या बाकी है। अरुणा बताओ तो पीपी में क्या बाकी है। चलो बताओ। इन्वेंटरीज 6 लाख प्लस 3,75,000। ओके, इसमें कोई एडजस्टमेंट है इन्वेंटरी में? इन्वेंटरी में कोई एडजस्टमेंट ना। इन्वेंटरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। 450 प्लस 330। कैश में कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। तो कैश हो जाएगा 75,000 प्लस 60,000। तो ये हो गया आपका टोटल असेट्स। चलो टोटल असेट्स टोटल करो तो। लेकिन अभी पीपी में हमें दो चीज़ और डालना होगा। पीपी में हमें दो चीज़ और डालना होगा। क्या है वो दो चीज़ बताओ। पीपी में हमें दो चीज़ और डालना होगा। बताओ क्या है। प्लस 39,000। पीपी में डीटीएल आएगा माइनस 1950। चलो कैलकुलेट करो। चलो असेट्स को कैलकुलेट करके कंप्लीट बताओ। असेट्स को कैलकुलेट करके मुझे कंप्लीट बताओ कितना आ रहा है असेट्स का फिगर। असेट्स को कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। ये आ जाएगा 2,62,000 प्लस 18,50,000 प्लस 50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,00,000 माइनस 15,000 माइनस 25,000 प्लस 39,000 माइनस 1950 इस 4717 050 गुडविल आ गया। इन्वेस्टमेंट्स कितना आएगा? 2,115,000 माइनस 14 लाख सब्सिडी का इन्वेस्टमेंट माइनस 15,000 एक्विजिशन कॉस्ट था फालतू का। तो ये हो जाएगा 7 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है। इन्वेंट्रीज में कुछ नहीं था। इन्वेंट्रीज में कुछ नहीं था। 6 + 3 इज 975,000। 4.5 लाख प्लस 3,30,000 इज 780। और 75,000 प्लस 60,000 इज 135,000। कुछ छूट गया क्या अपना? कुछ छूटा है क्या अपना? मेरे हिसाब से तो नहीं छूटा कुछ भी। मेरे हिसाब से नहीं छूटा कुछ भी, बट ठीक है चलो ऐड कर लो। 4717 050 प्लस 185,600 प्लस 7 लाख प्लस 975,000 प्लस 7,80,000 प्लस 1,35,000 इज 7492,650। 7492,650। ओके, तो ये हो गया अपना ये। अब आते हैं अपना इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में नेक्स्ट पेज में। ऐड पेज। कॉपी।
तो इक्विटी कैपिटल कितना था, इक्विटी कैपिटल कितना था बताओ। शेयर्स इशू भी किया है ना इस वर्ड ने, कुछ कुछ शेयर्स इशू भी किया है। इक्विटी कैपिटल था कितना, 7 लाख। शेयर्स इशू कितना किया है, अच्छा जो इशू किया वो तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है ना, जो रिकॉर्डेड है ना इशू, हम लोग अलग से कुछ रिकॉर्ड करना नहीं है हमें, हमें अलग से तो कुछ रिकॉर्ड करना नहीं है, वो तो ऑलरेडी इशू रिकॉर्डेड है ना, वो तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, हमें अलग से रिकॉर्ड करना नहीं है। तो इक्विटी से कैपिटल ऑलरेडी ठीक है हमारा, सिक्योरिटीज प्रीमियम कुछ नहीं आने का है, ये सब कुछ नहीं आने का है, ओके ठीक है। चलो अब यहाँ पे लिखो अदर इक्विटी। अदर इक्विटी कितना निकाला आपने, 4301960, 4301960। फिर लिखो यहाँ पे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, वो कितना निकाला आपने, 353600। फिर लिखो यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आ जाएगा बताओ। नॉन करंट लायबिलिटीज आएगा प्रोविजंस, कितना है, नॉन करंट लायबिलिटी प्रोविजंस आ जाएगा 6250 प्लस 0। कोई प्रोविजंस है क्या, कोई प्रोविजंस है क्या, एक कंटिजेंट लायबिलिटी का प्रोविजंस था ना यार, एक कंटिजेंट लायबिलिटी का प्रोविजंस था ना, एक कंटिजेंट लायबिलिटी का प्रोविजन था ना अपने पास, वो ऐड भी हुआ था माइनस भी हो गया था, और तो उसके अलावा कुछ प्रोविजन नहीं था अपने पास ना। हम्म, ठीक है। उसके बाद ये था ना एक, हाँ एक एडिशनली ये भी आएगा ना, 6250 जो प्रोविजन था, ये 6250 इसका हो गया, समझ रहे हो, रीस्टोरेशन का। तो इसको क्या करेंगे, -6250, कौन सा कलर का पेन लिया था ऊपर में, ब्लू, तो ब्लू से करो इसको भी, तो लिंक रहेगा -6250 प्लस 39,000 प्लस 2340 प्रोविजंस प्लस 2340 प्रोविजंस हो गया। फिर आ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो ये कितना हो गया, 413750 प्लस 450,000। ओके, फिर डेफर टैक्स कितना है, 2,25,000 प्लस 1,40,000 प्लस 54,000 माइनस 12,000। ओके चलो, डिफर टैक्स भी हो गया। अब आ जाओ करेंट लायबिलिटीज में आ जाएगा ट्रेड एंड अदर पेबल्स, और है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ट्रेड एंड अदर पेबल में क्या क्या आएगा, इसमें आएगा 3 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 30,000 कंटिजेंट लायबिलिटी का, -30,000, कोई कंटिजेंट लायबिलिटी अब रहा नहीं वापस फिर भी, तो ये हो गया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आ जाएगा, 1 लाख और 1,75,000, 1 लाख और 1,75,000। चलो तो बताओ कितना होगा फिगर्स, 2,75,000 और ये हो गया 5,50,000। प्रोविजंस कितना हो गया, 6250 माइनस 6250 प्लस 39,000 प्लस 2340 इज 41340
यहाँ पे कितना हो गया 413750 प्लस 4,50,000 इज 863,750 और ये कितना हो गया 2,25,000 प्लस 1,40,000 प्लस 54,000 माइनस 12,000 इस 4,07,000। कुछ छूटा क्या अपना? एक बार ऊपर से घुमा लेता हूँ, कुछ छूटा तो नहीं है ना अपना? हाँ देख लो। तो ये वाला इन्वेस्टमेंट वाला कंसिडर अकाउंटिंग पहले से किया हुआ था, हमें कुछ नहीं करना था, इसका अकाउंटिंग हमने कर लिया, कॉन्सोल को माइनस कर दिया, इन्वेस्टमेंट्स को कम कर दिया इतना सा अमाउंट, ठीक है। चलो इसका ये वाला अकाउंटिंग ऑलरेडी किया हुआ था, ये अकाउंटिंग कर दिया, ये अकाउंटिंग कर दिया, ये अकाउंटिंग कर दिया, ये अकाउंटिंग कर दिया, ये हो गया है, ये हो गया है। डेफर टैक्स में भी दो जगह इसका हो गया है। नाउ एक्सेस डेप्रेशन ऑन बिल्डिंग, इसका यहाँ हो गया, इसके प्रॉफिट में चला गया, और इसका हमने बिल्डिंग में भी कम कर दिया, इसका बिल्डिंग में बढ़ा भी दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, दोनों हो गया सर, हटाओ। ठीक है ना, गुडविल का ये वाला काम हो गया था, गुडविल का ये वाला वैल्यू हमने रिकॉर्ड कर लिया, इसका हमने अकाउंटिंग कर लिया, चलो हटाओ। फिर इम्पेयरमेंट लॉस का हमने अकाउंटिंग गुडविल घटाया और दोनों वहाँ भी कर दिया। प्रोविजंस का हमने यहाँ पे हटाया और वहाँ पे इंक्रीज कर दिया। चलो डन, दैट्स ऑल डन, हो गया हो गया। फटाफट ऐड करो अब। 4301,960 353,600 प्लस 41,340 प्लस 863,750 प्लस 4,07,000 प्लस 5,50,000 प्लस 2,75,000 प्लस 749,2,650। बैलेंस शीट टैली हुआ क्या? बैलेंस शीट टैली हो गया? बैलेंस शीट, यस, बैलेंस शीट टैलीड, बैलेंस शीट टैलीड। बताओ क्वेश्चन पढ़ के मजा आया क्या? क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करके मजा आया क्या? कम ऑन गाइस टेल मी, बोलो। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? बोल दो गाइस। किसी को कोई भी क्वेरी पूछो मेरे से, अगर कोई भी क्वेरी है इस क्वेश्चन में किसी पार्ट में पूछो, मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन इजी है यार बट लेंदी है। अच्छा, आर्या क्वेरी आ रहा है कि हाउ हमने डेफर टैक्स को प्री एंड पोस्ट में बाइफरकेट कैसे किया। देखो आर्या समझो, जो डेट ऑफ एक्विजिशन पे एडजस्टमेंट्स किए, उसके लिए डेट ऑफ एक्विजिशन पे हमने डेफर टैक्स रिकॉर्ड किया। कितना था देखो तो, 50,000, 1,50,000, 2,00,000, 1,00,000, 3,00,000, 3,00,000 माइनस 30,000 इस 270 पे 20%, इस 270 पे 20%। जो एडजस्टमेंट हमने पोस्ट में किया 30 माइनस 15 माइनस 75 कितना हो गया बताओ? 75 प्लस 15 90, 90 माइनस 30 60, 60 का 20% कर दे पोस्ट में, तो प्री वाला का प्री में डेफर टैक्स, पोस्ट वाला का पोस्ट में डेफर टैक्स, बस इतना सा किए। हमने कोई अलग से एलोकेशन थोड़ी किया इसको। जितना एडजस्टमेंट प्री में आया, ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन आया, उसका ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन एडजस्टमेंट किए, जो एडजस्टमेंट पोस्ट पे आया उसका पोस्ट में एडजस्टमेंट किए, दैट्स ऑल। ओके, अब दूसरा क्वेरी आ रहा है कंटिंजेंट लायबिलिटी प्री पोस्ट में कैसे किए। क्वेश्चन पढ़ो देखो क्या बोल रहा है, कहां गया? हाँ, on 1st April 20x1, that is date of acquisition, the notes to financial statements, the notes to accounts of financial statements of Vinayak disclosed contingent liability. On 1st April 20x1, the fair value of this contingent liability was reliably measured at 30 million. तो हमें इसका मतलब क्या हुआ? हमें डेट ऑफ एक्विजिशन में 30 मिलियन का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना आर्या? इसका मतलब क्या हुआ? डेट ऑफ एक्विजिशन पे हमें 30 मिलियन का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हमने किया है क्या? देखो किया है क्या? हाँ किया है ना।
डेट ऑफ एक्विजिशन में 30 मिलियन का एडजस्टमेंट किया हमने। फिर क्वेश्चन, फिर आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो द कंटिजेंसी वाज रिजॉल्व्ड इन द ईयर एंड 31 मार्च 2002। अब 31 मार्च 2002 मतलब क्या हो गया हमारे लिए, पोस्ट हो गया। वो बोला कंटिजेंसी रिजॉल्व हो गया और कोई भी पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। अगर कोई पेमेंट करने का जरूरत नहीं मतलब इस कंटिजेंट लायबिलिटी को पूरा रिवर्स कर दो। जो बनाया, अगर पेमेंट नहीं करना, जो लायबिलिटी बनाया था उसको लायबिलिटी को रिवर्स कर दो। तो हमने लायबिलिटी को रिवर्स कर दिया, हमने लायबिलिटी को पोस्ट में जाके रिवर्स कर दिया, हमने लायबिलिटी में जाके पोस्ट को जाके रिवर्स कर दिया। बस यही लॉजिक था इसका। ओके, क्लियर? नो? ओके, कोई क्वेरी नहीं है अब? तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। बट आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ओके, आज जब क्लास खत्म होगा ना उसके बाद ये वाले क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करना, ये वाले क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करना, करोगे? ओके, सो ये वाला क्वेश्चन हमारा डिस्कस यहाँ पे खत्म होता है।